हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप एवरीवन फाइन, आई एम आल्सो फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, दैट इज प्लानिंग कमीशन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। बेसिकली अभी जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो रिप्लेस हो गया है नीति आयोग से। बट पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था। तो पहले हम प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो इसका न्यू रिप्लेसमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन इसको रिप्लेस किया है, नीति आयोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पहले हमें जो ओल्ड वर्जन है उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि तब हमको एक बैकग्राउंड उसका क्लियर हो जाए कि प्लानिंग कमीशन बेसिकली बनाया क्यों था। व्हाट व्हाट वाज द नीड टू क्रिएट द प्लानिंग कमीशन। So let's start today's topic, that is planning commission. So what is the planning commission? The planning commission was a central economic planning body in India responsible for formulating 5-year plans and coordinating development policies unit. It was replaced by the Niti Aayog in 2015. So basically हमारा जो planning commission है वो है सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग बॉडी है। क्या है? सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग बॉडी है, जो कि हमारी जो भी प्लानिंग स्कीम बनाए जाते हैं, जो 5 ईयर प्लान्स में सारे हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, बेसिकली हमारा कौन करता है? प्लानिंग कमीशन करता है। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर फर्स्ट, प्लानिंग कमीशन है क्या, तो उसको लिखना है। प्लानिंग कमीशन है, इट इज ए सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग बॉडी। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जितने भी हमारे सेंट्रली डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा प्लानिंग कमीशन है। जो 5 ईयर प्लान बनाया जाता है, अभी 5 ईयर प्लान के बारे में बेसिकली आप लोग को अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे बेसिकली होता है क्या है। 5 ईयर प्लान बेसिकली होता है कि अपकमिंग 5 साल आने वाले समय में हमारे कंट्री के जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, सब कुछ क्या होता है? फॉर्मुलेट किया जाता है, उसको एज पर टाइम गाइडलाइंस उसको कंप्लीट किया जाता है। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी किसकी है? प्लानिंग कमीशन की है। सो वी टॉक अबाउट for what it is responsible. So it is responsible for formulating, it is responsible for formulating 5-year plan and coordinating development policies. This is the responsibility of planning commission. Now it is replaced by Niti Aayog in 2000. Now it is replaced by Niti Aayog in 2015। इसके बाद हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी प्लानिंग कमीशन है 2015 में नीति आयोग से रिप्लेस कर दी गई है। ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ प्लानिंग कमीशन के बारे में, उसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो फर्स्ट पॉइंट, स्टेबलाइज्ड। जो कि हमारी प्लानिंग कमीशन कब स्टेबलाइज हुआ था? स्टेबलाइज हुआ था 15 मार्च 1915 में, 1950 में। तो देखिए जो डेटाज है सब आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। इसको आप लोग 2 बार 3 बार रिवाइज करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। एंड रिजोल्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशन एक्ट से क्या हुआ था? स्टेबलाइज हुआ था। रिजोल्यूशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड फर्स्ट चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन
जवाहरलाल नेहरू। एंड इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो HQ मीन्स हेडक्वार्टर, ये है योजना भवन न्यू दिल्ली। NDLS मतलब न्यू दिल्ली, जिसको नाउ अभी बोलते हैं नीति आयोग ऑफिस। नाउ नीति आयोग ऑफिस। देखिए सब डेटा फैक्ट डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नाउ नेचर एंड स्टेटस की हम बात करें तो नेचर एंड स्टेटस ऑफ प्लानिंग कमीशन, नेचर एंड स्टेटस ऑफ तो अगर नेचर से हम देखें तो हमारा प्लानिंग कमीशन क्या है, एक एक रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या हुआ था, ये बना था। तो क्या हुआ, अगर कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशन से बनता है तो न तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा, न तो स्टेचुटरी बॉडी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में होना मेंशन जरूरी है, मेंशन होना, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। तो प्लानिंग कमीशन के रिगार्डिंग कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। और अगर स्टेचुटरी बॉडी है तो क्या होगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किया जाएगा। तो हमारा जो है प्लानिंग कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा भी नहीं क्रिएट किया गया है। तो इसकी स्टेटस की बात करें तो क्या होगा, इट वॉज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडी है। बेसिकली क्या है, एडवाइजरी बॉडी है। बेसिकली ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे जितने भी है प्लानिंग्स वगैरह हैं उसके उसमें क्या करता है, प्लान करता है, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को। तो इसीलिए इसको एडवाइजरी बॉडी बोला गया है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल किस लिए बोला गया है, क्योंकि ये रिजोल्यूशन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक क्रिएट किया गया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स दैट इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फंक्शन अंडर द कैबिनेट रिजोल्यूशन, function under the cabinet resolution। देखिए जो कैबिनेट का रिजोल्यूशन है 1950 का, उसके थ्रू ये अपना क्या करता है, प्लानिंग कमीशन फंक्शन परफॉर्म करता है। एंड नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ही मैं बता दिया था। तभी ये क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फेडरल प्लानिंग। तो देखिए अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है तो क्या है हमारा, एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रियल बॉडी, वर्क एज एन एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रियल बॉडी। वर्क एज एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रियल बॉडी। देखिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इसको आप बोल सकते हैं, तो इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एंड हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फेडरल प्लानिंग। देखिए जो हमारा प्लानिंग कमीशन का बेसिकली परफॉर्मेंस क्या है, जो यूनियन लेवल पे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह किया जाता है उसको क्या करता है हमारा प्लानिंग कमीशन इन्फ्लुएंस करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फेडरल प्लानिंग। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन अगर हम बात करें तो कि प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है,
व्हाई इट इज क्रिएटेड, मतलब क्या ऐसा जरूरत पड़ा था कि हमें प्लानिंग कमीशन क्रिएट करना पड़ा, ताकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आप लोग को पता है कि कोई भी डेवलपमेंट प्लान वगैरह किया जाएगा तो उसमें एडवाइस करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 5 ईयर प्लान्स जो बनता है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसको क्या करेगा, फॉर्मुलेट करेगा। और रीजनल डेवलपमेंट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। इंक्रीज नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वगैरह को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो एक एक करके मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए हेल्प हो। एसेस एंड यूटिलाइज नेशनल रिसोर्सेस। एसेस एंड यूटिलाइज नेशनल रिसोर्सेस। देखिए, एसेस एंड यूटिलाइज नेशनल रिसोर्सेज का मतलब है कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो भी रिसोर्सेस है उनको एसेस करना, उनको मतलब पता लगाना, उसको सही जगह पे इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करना। तो ये भी हमारा प्लानिंग कमीशन का फंक्शन है। फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान, जो कि हमें बेसिकली पता है, इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फॉर्मुलेट 5 ईयर प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इंक्रीज नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, जो नेशनल इनकम हमारे हैं, बट बेसिकली उसको इंक्रीज करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट वगैरह इंक्रीज करने के लिए भी ये क्या करेगा, एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को। इंक्रीज नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। रिड्यूज इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। देखिए, हमारे जो कंट्री में पॉवर्टी वगैरह है, इनइक्वालिटीज वगैरह, इसको भी क्या करेगा, रिड्यूस करने के लिए क्या करेगा, प्लान बनाएगा, बेसिकली एडवाइस करेगा कि कैसे हमारा पॉवर्टी हमारे कंट्री से रिड्यूस हो सके। रिड्यूज इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी, मतलब गरीबी। डिटरमाइन प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर। अब देखिए, जो हमारे सेक्टर्स होते हैं, बेसिकली किस एरिया में हमें डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको भी प्रायोरिटाइज करके उसके रिगार्डिंग क्या होगा, स्कीम्स वगैरह बना के गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। डिटरमाइन प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर। सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग कमीशन। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था प्लानिंग कमीशन को बनाने का। नाउ वी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन, क्योंकि बेसिकली प्लानिंग कमीशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ बॉडी है, ऑफिशियल्स है। तो उसमें क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स होंगे, क्योंकि एडवाइजरी रोल फंक्शन कर रहा है। तो उसमें कुछ लोग होंगे जो कि क्या करेंगे, इस चीज़ों को, सारे जो ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इसमें क्या होंगे, कुछ लोग होंगे, बॉडी होंगे, बॉडी ऑफ ऑफिशियल होंगे। तो हम लोग अगर उनकी बातें करें कि कंपोजिशन क्या होता है प्लानिंग कमीशन का, तो वो इस प्रकार है। कंपोजिशन ऑफ, देखिए मैं सब नोट्स टाइप का बना दे रहा हूं ताकि इजी हो, आप लोग याद कर सके। तो सबसे इसके जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जिनको डिफेक्टो हेड भी बोला जाता है। फर्स्ट देखिए कौन है हमारा चेयरमैन की हम बात करें तो,
देखिए इसमें पहले कौन क्या होता है उसको मैंने पहले कंपोजिशन लिख देता हूँ। इसमें चेयरमैन होते हैं, फिर डिप्टी चेयरमैन होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, एंड मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। सो these आर द बेसिक कंपोजिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये तो हमें कंपोजिशन की बात रही। क्या क्या रहेगा, एक चेयरमैन होंगे। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होता है। तो आप लोग को आइडिया होना चाहिए, पहले कंपोजिशन की आइडिया होना चाहिए, कंपोजिशन बेसिकली है क्या। जैसे चेयरमैन होंगे, डिप्टी चेयरमैन होंगे, फुल टाइम मेंबर्स होंगे, पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे एंड मेंबर सेक्रेटरी होंगे। तो जो हमारे चेयरमैन होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनको डिफेक्टो हेड भी बोला जाता है। देन डिप्टी चेयरमैन होता है। डिप्टी चेयरमैन होते हैं एग्जीक्यूटिव, जितने भी हेड होते हैं अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट होंगे। इनको एग्जीक्यूटिव हेड, देखो इनको देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर वो है हमारा डिफेक्टो हेड है, और जो डिप्टी चेयरमैन है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड है। एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं जिनको क्या होंगे, कैबिनेट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, अपॉइंटेड बाय कैबिनेट, रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे फंक्शनिंग। अब देखिए डिफेक्टो मेंबर क्या होता है, बेसिकली क्या हेड होंगे, बट वो जो पूरा उस ऑफिस की जिम्मेदारी होगा, डे टू डे लाइफ की, मतलब डे टू डे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होगा, वो परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डिफेक्टो का, डिप्टी चेयरमैन का, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, अपॉइंटेड बाई कैबिनेट किए जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे फंक्शनिंग। रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे फंक्शनिंग। नाउ वी टॉक अबाउट फुल टाइम मेंबर्स। तो क्या होते हैं फुल टाइम मेंबर्स, बेसिकली होते हैं एक्सपर्ट्स इन इकोनॉमिक, साइंस, एग्रीकल्चर, ईटीसी। बेसिकली कुछ मेंबर ड्रॉ किए जाते हैं जो कि फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। वो किस फील्ड के होंगे, इकोनॉमी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, साइंस फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, एग्रीकल्चर, ईटीसी, हर एक डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट जो मेंबर होते हैं उनको ड्रॉ किया जाता है एज ए फुल टाइम मेंबर। क्योंकि देखिए हमारे प्लानिंग कमीशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमें डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना, 5 ईयर प्लान बनाना। तो प्लान ओनली क्या होगा, ओनली इकोनॉमिक प्लान नहीं होगा, उसमें क्या होगा, साइंस से रिलेटेड हमें डेवलपमेंट करना है अपने कंट्री को, एग्रीकल्चर में हमें अपने कंट्री को डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना है, वाटर रिसोर्सेज मतलब इरिगेशन में हमें डेवलप, मतलब हर एक फील्ड में डेवलपमेंट करना है। तो जो एक्सपर्ट होंगे वो क्या होंगे, हर एक फील्ड के एक्सपर्ट ड्रॉ किए जाएंगे, तभी तो क्या होगा, एक बेटर वे में प्लान को बना सकेंगे, एडवाइज कर सकेंगे। दैट्स वाई फुल टाइम मेंबर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट फील्ड। सो फुल टाइम मेंबर आर experts in economic, science, एग्रीकल्चर, एटीसी। नाउ पार्ट टाइम मेंबर की अगर हम बात करें तो देखिए इसका नाम है, अगर पार्ट टाइम तो इसका एज ए जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। तो पार्ट टाइम मेंबर में कौन आएंगे, हमारे मिनिस्टर एंड स्पेशलिस्ट। कुछ अगर मिनिस्टर्स वगैरह कोई स्पेशलिस्ट बॉडी है तो उनको पार्ट टाइम मेंबर बनाया जाता है। मिनिस्टर एंड स्पेशलिस्ट। एंड मेंबर सेक्रेटरी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं, उनको बोला जाता है मेंबर सेक्रेटरी। फॉर व्हाट पर्पज, एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन। सो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा इजी वे में। और हर एक कंपोजिशन में जो हमारे बॉडी है उनका क्या फंक्शंस है ये भी हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
एंड यहाँ पे हम अगर टॉक अबाउट करें फंक्शन ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन का, तो इस प्रकार जैसे हमारे चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर हो गए। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, बेसिकली डिफेक्टो हेड है, पूरे ओवरऑल प्लानिंग कमीशन का हेड है। तो क्या होगा, जो भी हमारी प्लानिंग कमीशन की मीटिंग होगी उसको प्रिसाइड ओवर करेंगे। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, ही प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ द कमीशन। एंड डिप्टी चेयरमैन, अगर हम डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो द कमीशन हेड, डिप्टी चेयरमैन, ही वाज ए डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव हेड, डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव हेड अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट। He was responsible for formulation and submission of the draft of 5-year plan to the central cabinet। अब देखिए जो हमारा 5-year प्लान का जो ड्राफ्ट फॉर्मुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, डिप्टी चेयरमैन की होती है। देखिए डे टू डे फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट 5-year प्लान का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड ही वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल कैबिनेट फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर एंड एंजॉय द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखिए जो हमारे डिप्टी चेयरमैन होंगे किस रैंक की पोर्ट एंजॉय करेंगे, पोर्टफोलियो कैबिनेट मिनिस्टर का। थ्रू ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, बट जबकि वो मेंबर कैबिनेट ऑफ कैबिनेट के मेंबर नहीं होंगे, स्टिल ही एंजॉय द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। एंड ही वाज इनवाइटेड टू अटेंड ऑल मीटिंग विदाउट राइट टू वेट। और देखिए जो भी मीटिंग्स वगैरह होगी उसमें जो हमारे डिप्टी चेयरमैन होंगे इनवाइट किए जाएंगे, बट उनके पास वोट की राइट नहीं होंगी। और फुल टाइम मेंबर तो मैंने बता दिया, जो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह होंगे हर एक फील्ड में वो किए जाएंगे। पार्ट टाइम मेंबर हमारे कुछ मिनिस्टर्स एंड स्पेशलिस्ट होंगे, लाइक अगर इन केस हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, प्लानिंग मिनिस्टर हो गए, सब क्या होंगे, पार्ट टाइम मिनिस्टर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स हो गए। और मेंबर सेक्रेटरी की बात करें तो हमारे देखिए सेक्रेटरी अगर जैसे ही नाम आता है तो वहां से आप लोग समझ जाइए कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है तो कौन से रैंक की होगी, आईएएस रैंक की होंगी, वो भी कौन, सीनियर मोस्ट आईएएस होंगे। अब इसमें एक बात अगर आप लोग नोट करें तो देखेंगे कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन है बेसिकली सब सेंट्रल लेवल पे काम हो रहा है। इसमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का मतलब कि आप बोल सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पार्टिसिपेशन नहीं है। तो अगर इसमें हमें नोट लिख दूं तो क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होगा, नोट्स ये होगा कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन वाज ओनली अ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा स्टेट का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। प्लानिंग कमीशन वाज प्लानिंग commission was only a center constituted बॉडी। तो देखिए ये सब पॉइंट आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही पॉइंट पूछे जाते हैं जो ट्रिकी टाइप के होते हैं कि सेंटर कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी मतलब कि सारे सेंट्रल लेवल के ऑफिशियल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स इसमें रहेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन के कुछ फंक्शन होंगे, तभी तो प्लानिंग कमीशन बनाया गया है। तो उसको हम ड्रॉ करते हैं थोड़ा। आप लोग अपना पेन एंड नोट्स बुक वगैरह निकाल लीजिए, लिखिए जल्दी जल्दी। फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन। देखिए अगर हम फंक्शन की बात करें तो हमारा प्लानिंग कमीशन क्या करता है, द फंक्शन ऑफ द अर्शवाइल प्लानिंग कमीशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग। तो अगर हम करें तो हमारा पॉइंट वाइज हम इसको लिखे तो क्या है, हमारा पहला तो प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। प्लानिंग फंक्शन की में अगर बात करें तो फॉर्मुलेट 5-year प्लान्स एंड एनुअल प्लान्स। फॉर्मुलेट 5-year प्लान एंड एनुअल प्लान। अभी हम बात करेंगे कि 5-year प्लान क्या होता है, एनुअल प्लान क्या होता है, उसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। बेसिकली क्या होता है, प्लान्स होते हैं, मतलब कि एक प्रकार से बोल सकते हो कि फोरकास्टिंग प्लान है कि आने वाले हमारे 5 साल में और कुछ 1 साल में क्या होंगे उसका सब कुछ इसमें लिस्ट होता है। एंड रिसोर्स एलोकेशन अमॉन्ग स्टेट्स एंड सेक्टर्स, रिसोर्स एलोकेशन अमॉन्ग स्टेट एंड सेक्टर्स।
अब देखिए रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो अगर देखिए कुछ स्पेसिफिक प्लान बनाएगा तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज की भी जरूरत होगी। आइदर वी टॉक अबाउट मैन पावर रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, मनी रिसोर्स एंड प्लानिंग रिसोर्स, को ऐसा भी आप कहे तो कोई भी अगर रिसोर्स की जरूरत होगी तो वो भी क्या करेगा, उसका मोबिलाइजेशन करेगा रिस्पेक्टिव स्टेट को या जिस सेक्टर के लिए प्लान किया जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, प्लानिंग फंक्शन है हमारे प्लानिंग कमीशन की। नेक्स्ट अगर हम इसका फंक्शन की बात करें तो क्या है, रिसोर्स असेसमेंट की भी काम करता है। रिसोर्स असेसमेंट करेंगे। अब रिसोर्स असेसमेंट का मतलब होता है कि एस्टिमेटिंग अवेलेबल कैपिटल एंड मैन पावर, मतलब कि हमारे कंट्री में मैन पावर्स, मतलब कि रिस्पेक्टिव जो प्लान बनाएंगे उस प्लान को देखिए, कोई भी स्पेसिफिक प्लान बनाया जाएगा, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाया जा रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मैन पावर होंगे उनका, और एस्टिमेटेड अवेलेबल कैपिटल्स वगैरह जो भी हमारे होंगे, मतलब कि फंड्स वगैरह होंगे, उसके कुछ मटेरियल रिसोर्सेस होंगे, सब कुछ क्या करेगा, उसका एसेस करेगा कि हमारे पास क्या है, उसको मतलब पूरा एक ब्यौरा रखेगा अपने पास कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस क्या हैं। सो रिसोर्स असेसमेंट में जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो है हमारा एस्टिमेटिंग अवेलेबल कैपिटल एंड मैन पावर। एस्टिमेटिंग अवेलेबल कैपिटल एंड मैन पावर एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। अब देखिए जो हमारे असेसमेंट, अगर हमें मैन पावर का और जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मटेरियल रिसोर्सेज की एसेस कर लेगा, मतलब कि पता लगा लेगा क्या क्या अवेलेबल्स है, फिर उनको क्या करेगा, रिस्पेक्टिवली कंसर्न स्टेट या सेक्टर को क्या करेगा, मोबिलाइज करा देगा, मतलब कि वहाँ पे सप्लाई कर देगा। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर डेवलपमेंट। सो हमारा क्या है, बेसिक रिसोर्स असेसमेंट से हमारा जो उसका फंक्शन है प्लानिंग कमीशन का वो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा है सेक्टोरल डेवलपमेंट। सेक्टोरल डेवलपमेंट में फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब सेक्टोरल डेवलपमेंट होता क्या है, उसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि स्पेसिफिक सेक्टर में, जैसे देखिए अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या ओनली हमें मतलब पैसे देना या रोड बनवा देना या मकान बनवा देना, यही नहीं है। अलग अलग सेक्टर्स बनते हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर होते हैं। तो स्पेसिफिक सेक्टोरल डेवलपमेंट के लिए भी हमारा प्लानिंग कमीशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टोरल डेवलपमेंट के लिए भी हमारा प्लानिंग कमीशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो सेक्टोरल डेवलपमेंट में हम लिख देते हैं जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ईटीसी लिख देते हैं, इरिगेशन वगैरह आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा सेक्टोरल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या होता है इसका फंक्शन, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी होता है। बैलेंस्ड रीजनल बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का होता है रिड्यूसिंग इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। मतलब कि देखिए इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज का मतलब होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में क्या है कि डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको भी क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, उनको एक प्रकार से मतलब बैलेंस में बनाएगा। हमारे मतलब कि सभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके क्या है कि अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उसको भी क्या करेगा कि बैलेंस बना के रखेगा ताकि डिस्पैरिटीज ना आए। सो रिड्यूसिंग इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। अब देखिए अपार्ट फ्रॉम मेकिंग डेवलपमेंट प्लान्स, इट्स आल्सो परफॉर्म द मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन फंक्शन।
क्योंकि देखिए अब प्लान बना रहा है उसको मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि जो हम अपने प्लान बनाए वो इफेक्टिव वे में मॉनिटर मतलब एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। अगर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन में हम देखें तो क्या है, रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। जो भी हमारे प्लान्स होंगे उनको क्या करेगा, रिव्यूइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड मिड टर्म करेक्शन। अब मिड टर्म करेक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी प्लान बन रहा है, उसके मतलब कि खत्म होने से पहले, मतलब एक तो स्टार्टिंग में उसको मॉनिटर कर लेगा, फिर बीच में करेगा, अगर कोई भी करेक्शन आएगा तो उसको उसी मिड टर्म में ही क्या करे, करेक्ट कर देगा, ताकि जो उसका फाइनल आउटपुट हो वो एज डिस्क्राइब, मतलब कि जैसे प्लान किया गया उसके अकॉर्डिंग हो पाए। तो ये तो रहा हमारा कुछ फंक्शन, हम जिसको बात करें तो हमारा प्लानिंग कमीशन क्या है, कंसर्न है। तो देखिए ये तो हमारे क्या है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं प्लानिंग कमीशन के जरिए। बट कुछ क्या है कि देखिए जो हमारे गवर्नमेंट का जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल है, वो क्या किया है, कुछ और टास्क हमारे प्लानिंग कमीशन को असाइन किया है अपार्ट फ्रॉम दीज। तो ये तो देखिए हमारा बेसिकली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बट इसके बाद भी हमारा जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस है उसने कुछ और एरिया जो कि असाइन कर दिए हैं, जो कि कंसर्न होगा प्लानिंग कमीशन के, तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए जो कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें होते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको बेसिकली मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग लिख लीजिए। द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल had assigned had assigned following matter टू इट लिख दे रहा हूँ, ताकि प्लानिंग कमीशन तो कौन कौन से एरिया है, देखिए पब्लिक कोऑपरेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, पब्लिक का कोऑपरेशन इन नेशनल डेवलपमेंट पहला एरिया, पब्लिक कोऑपरेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, specific programs for area development notified from time to time, specific specific programs for area development notified from time to time। तो देखिए सब कुछ क्या है, एक्स्ट्रा मतलब कि एरिया जो है उसको कंसर्न करा दिया है, प्लानिंग कमीशन को दे दिया है। नेक्स्ट हमारा है पर्सपेक्टिव प्लानिंग, एंड है इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन फॉर रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। नेक्स्ट है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी
यूनिक, देखिए यू से यूनिक आईडी होगा, आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीआई का जो भी फंक्शंस होगा, कंसर्न होगा, वो भी हमारा प्लानिंग कमीशन से कंसर्न होगा। नेक्स्ट है ऑल मैटर रिलेटिंग टू, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं NRAA, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। ये सब बेसिकली कंसर्न है हमारा प्लानिंग कमीशन से। और इंपॉर्टेंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर राइट डाउन कीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर जो होता है NIC जिसको हम बोलते हैं, वो बेसिकली अंडर द अर्शवाइल प्लानिंग कमीशन था। फिर इसको बाद में क्या किया, ये अंडर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया है। तो इसको मैं राइट डाउन कर देता हूँ। अर्लियर, अर्लियर द नेशनल इंफॉर्मेटिव NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर was also under the planning commission. Later it comes under Ministry of Information Technology. MOIT जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। अगर हम देखिए फंक्शन, इसका हमने फंक्शन देख लिया, तो इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है बेसिकली क्या है, स्टाफ एजेंसी है। बेसिकली देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, स्टाफ एजेंसी है। स्टाफ एजेंसी एन एडवाइजरी बॉडी एंड हैड नो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफ एजेंसी एन एडवाइजरी बॉडी एंड नो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए क्रिटिकल इवोल्यूशन की बात करें, अगर हम देखें, अगर जनरली पर्पज, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव देखें कि इनिशियल में हमें प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया गया था, तो प्लानिंग कमीशन बेसिकली प्लान फॉर्मुलेट करने के लिए, जो भी हमारी नेशनल डेवलपमेंट है, नेशनल इंटरेस्ट पे डेवलपमेंट की जो प्लान है, बेसिकली उसको फॉर्मुलेशन के लिए जो भी एडवाइस की जरूरत होगी, जो भी असिस्टेंट की जरूरत होगी, उसके लिए क्या क्रिएट किया गया था। बट सिनेरियो चेंज होता गया टाइम टू टाइम। क्या हुआ, इसमें कुछ इसके पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलते गए। धीरे धीरे क्या हुआ, डायरेक्टिव अथॉरिटी हुआ, इसके रिकमेंडेशन क्या हुए, यूनियन स्टेट क्या है फॉलो करने लगे। तो इसका क्या हुआ, नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया। तो क्रिटिक ने इसी चीज को क्या किया, क्रिटिसाइज किया है कि the erstwhile planning commission was originally established as a staff agency with advisory role, but in the course of time it had emerged as a powerful and directive authority whereby its recommendation were considered by both the cabinet and state. The critic had described it as a super cabinet, an economic cabinet, a parallel cabinet, the fifth wheel of the coach, and so on. तो इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट वाइज में। इनिशियली, ओरिजिनली स्टेबलाइज, एज अ एडवाइजरी बॉडी, क्या था, स्टाफ के लिए, स्टाफ एजेंसी। बट कोर्स ऑफ टाइम, मतलब जैसे टाइम बढ़ते बढ़ते क्या हुआ है,
course of time, it had emerged as a powerful and directive authority. It had emerged as a powerful अथॉरिटी कैसे हुआ? जो भी इसके डायरेक्शन होंगे, जो भी इसके रिकमेंडेशन होंगे, वो कंसीडर्ड किए जाएंगे किसके द्वारा? यूनियन एंड स्टेट के द्वारा. इट्स रिकमेंडेशन तो इसके लिए जो क्रिटिक है, क्रिटिक जो इसको क्या डिस्क्राइब किए हैं? द क्रिटिक हैड डिस्क्राइब इट एज, अब क्या क्या डिस्क्राइब किया है उसको मैं यहाँ राइट डाउन कर दे रहा हूं. सुपर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट, इकोनॉमिक कैबिनेट, पैरेलल कैबिनेट, एंड फिफ्थ व्हील ऑफ द स्टेट. Fifth wheel of coach, and so on. And apart from this criticism, it has criticized on the following basis, like excessive centralizations, means that it has gained excessive power of making development plan, which is considered by the union and central union and state level. That is, it is called top down approach. Top down approach, most important point to be remembered. If we talk about the planning commission on which perspective work, then it works on the top down approach. Why it is called top down approach? Because planning is made at a central level and then it is implemented at ground level. That's why it is called top down approach. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट साइज को ध्यान रखना है आप लोगों को. अगर हम अप्रोच की बात करें तो इसको बोला जाता है कि इट वर्क्स ऑन टॉप डाउन अप्रोच फिलोसफी. टॉप डाउन अप्रोच फिलोसफी पे वर्क करता है. क्यों? क्योंकि क्या है, सेंट्रलाइजेशन प्लान करता है. मतलब कि एक सेंट्रली प्लान बनाएगा और उसको इंप्लीमेंट होगा, हर एक जगह वही प्लान इंप्लीमेंट होगा. ऐसा नहीं होगा कि लोकल लेवल पे प्लान बनाई जाती है, ऐसा नहीं होता है. प्लान ऊपर लेवल में बनाया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन नीचे लेवल में होगा. बट देखिए इसी चीज़ को क्या हुआ, इसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लान के वजह से क्रिटिसाइज हुआ. और जो इसको रिप्लेस किया है न्यू इंस्टीट्यूशन जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग, तो नीति आयोग जस्ट इसका अपोजिट हो गया. वो क्या होगा, डाउन अप अप्रोच, डाउन अप अप्रोच पे वो काम कर रहा है. मतलब जिसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच पे. मतलब कि प्लान्स हमारे नीचे लेवल से बनाए जाएंगे, देन वो क्या होंगे, नीति आयोग में रिव्यू किए जाएंगे, देन वो क्या होंगे, इंप्लीमेंट किए जाएंगे. लाइक दिस, जब नीति आयोग पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर देंगे. बट अभी के लिए आप टॉप डाउन अप्रोच समझिए. टॉप डाउन अप्रोच होता है एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन. देन ओवरलैपिंग रोल विद द फाइनेंस कमीशन. अब देखिए जो इसके इकोनॉमिक प्लानिंग में भी क्या करता है, अपने एडवाइजरी रोल पार्टी मतलब कि परफॉर्म करता है. तो इसके रोल अगर देखोगे तो जो भी हमारे फाइनेंस कमीशन का रोल है उससे क्या हुआ, ओवरलैप करने लगा. तो इस बेस पे भी प्लानिंग कमीशन क्रिटिसाइज किया गया. एंड लैक ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी. अब देखिए अगर हम डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो प्लानिंग कमीशन किसको रिस्पॉन्सिबल है? प्लानिंग कमीशन अपनी जो चीज़ें कर रहा है उसको मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? तो इस चीज़ में भी क्या हुआ, लैक मिला. एंड वन साइज फिट्स ऑल प्लानिंग अप्रोच, इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन एंड डिलेज, इग्नोर स्टेट स्पेसिफिक नीड. तो ये सब कुछ क्या थे पॉइंट्स ऑन विच प्लानिंग कमीशन हैड क्रिटिसाइज्ड. Now if we talk about the significance in public administration, then it strengthened the centralization planning, promote developmental administration, introduce scientific budgeting techniques, encourage policy coordination between center and states. And the following observation were made on the
डोमिनेटिंग रोल प्लेड बाय द अर्शवाइल प्लानिंग कमीशन। तो देखिए इसमें कुछ हमारे जो कमीशन है उनको रिकमेंडेशन है उसको हम थोड़ा सा बात करते हैं। लाइक फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया, द ARC ऑब्जर्व अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिस्टर्स वेदर द सेंटर और द स्टेट आर इन इफेक्ट द अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अनफॉर्चुनेटली द प्लानिंग कमीशन हैज एन इन सेम मेजर्स on the reputation of the being parallel cabinet and sometimes a super cabinet। देखिए अगर इन सिंपल हम बात करें तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का ऑब्जर्वेशन था ये था कि उन्होंने, पहले तो मैं लिख देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC, इनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि जो एग्जीक्यूशन के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि उनके द्वारा इफेक्ट किया जाता है। बट अल्टीमेटली जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो क्या हुई प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई जाती है और वो क्या होगा स्टेट और हमारे यूनियन दोनों लेवल पे क्या होगा इफेक्ट करेगा, मतलब फॉलो किया जाएगा। तो इसको क्या बोला गया, पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन, पैरेलल कैबिनेट, पैरेलल कैबिनेट। तो ARC ने क्या बोला, इसको पैरेलल कैबिनेट बोला। वहीं हम बात करें के सांथनम कमिटी की, तो के सांथनम ने इसको बोला है, देखिए जैसा हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स है कि हमारा जो फॉर्म ऑफ सिस्टम है वो क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम है। फेडरेशन का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। बट हमारा जो अगर हम देखें प्लानिंग कमीशन के रोल से तो एज ए यूनिटरी टाइप का हो गया क्योंकि सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या की जा रही है, सेंट्रलाइज की जा रही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन डाउन लेवल पे किया जा रहा है, मतलब स्टेट के द्वारा किया जा रहा है। तो के सांथनम ने बोला कि हमारा बीइंग अ फेडरेशन नेचर इट वर्क लाइक ए यूनिटरी नेचर्स। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ, लाइक एकदम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फेडरेशन किसमें चेंज हो गया, यूनिटरी में, यूनिटरी सिस्टम। तो इस शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। देन देन है एक फोर्थ फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे PB राजमन्नर जी ने, उन्होंने क्या बताया, PB राजमन्नर, देखिए ये क्या है, फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। उन्होंने बेसिकली इसको बोला कि जो फाइनेंस कमीशन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी से। Rajmanners, the chairman of the fourth finance commission, highlighted the overlapping of function and responsibility between the erstwhile planning commission and finance commission in federal fiscal transfer। तो PB राजमन्नर जो कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने फॉर्मुलेट किया कि ओवरलैपिंग रोल विद फाइनेंस कमीशन। तो ये सब क्या थे, कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट। ये तो रहा हमारा प्लानिंग कमीशन के बारे में कि प्लानिंग कमीशन कब स्टेबलाइज किया गया था, किस तरह से स्टेबलाइज किया गया था, उसका कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कंपोजिशन क्या है, और कुछ जिसको क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या है, कुछ कमीशन के रिकमेंडेशन क्या है। अब देखते हैं कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन है बेसिकली डिक्लाइन क्यों हुआ। क्योंकि अब देखिए अगर प्रेजेंट सिनेरियो में हमें पता है कि प्लानिंग कमीशन नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है, तो बेसिकली क्या रीजन थे कि प्लानिंग कमीशन डिक्लाइन हुआ। तो अब हम डिक्लाइनिंग फेज के बारे में थोड़ा सा स्टडीज करेंगे, देन मूव टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर दैट इज ऑन नीति आयोग। सो इफ टॉक अबाउट प्लानिंग कमीशन डिक्लाइनिंग फेज। डिक्लाइनिंग फेज हमारा कब से कब रहा, 1991 टू 2014 तक। तो इसके में जो अगर देखा जाएगा कि सबसे बड़ा जो हमारा कारण रहा है तो वो क्या है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो कि 1991 के बाद हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन।
आप लोगों को पता है कि लिबरलाइजेशन जो एक टर्म है एलपीजी, जो कि 1991 के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली अगर हम पहले की बात करें, थोड़ा प्रीवियस हिस्ट्री की हम बात करें, तो जो चीज़ें गवर्नमेंट तय करती थी कि सरकार तय करती थी कौन सा उद्योग हो लगेगा, कौन सा प्लान किया जाएगा, लाइसेंस पे, कोटा पे एंड परमिट सिस्टम पे, एंड प्लानिंग कमीशन मतलब कि जो भी हमारे रिसोर्सेस होता है उसका एसेस करता था, एंड लाइसेंसिंग वगैरह पे ज़्यादा जोर देते थे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट डिसाइड करता था क्या प्लान किया जाए क्या नहीं किया जाए, एंड परमिट प्रणाली का मतलब सिस्टम जिसको बोलते हैं ना, परमिट सिस्टम की, जो भी मतलब कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह कुछ भी अगर प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे उनको बेसिकली लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था, बहुत सब कुछ, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन थे, लाइसेंसिंग थे, मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा था। मतलब कि अगर हम पहले की बात करें 1991 से पहले की बात करें, बट 1991 के बाद क्या हुआ, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसके बाद क्या हुआ, मार्केट की भूमिका बढ़ गई, मतलब कि मार्केट एक डोमिनेंट रोल प्ले करने लगा, एंड प्राइवेट क्षेत्रों में मतलब कि बहुत ही इमिनेंट रोल प्ले किया हमारा। तो पहले देखिए अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह की, अगर हम जैसे जिसको बोलते हैं ना निवेश वगैरह, कौन तय करता था, सरकार तय करता था, बट 1991 मतलब लिबरल एलपीजी के बाद मार्केट मतलब कि प्राइवेट लोग क्या करने डिसाइड करने लगे, निवेश वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ उनके हाथ में चला गया, मतलब वो लोग डिसाइड करने लगे। बट क्या होगा, थोड़ा सा रेगुलेशन अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, फुल्ली नहीं। लिबरलाइजेशन का ये मतलब होता है। तो प्लानिंग कमीशन वाज डिजाइन फॉर अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी, बट इंडिया ग्रेजुअली मूव टू मार्केट इकोनॉमी, एंड लाइसेंस परमिट कोटा राज का क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो लाइसेंस परमिट, कोटा का क्या हुआ, दींड हुआ। स्वतंत्रता के बाद की योजनाबद्ध अर्थशास्त्र में प्लानिंग कमीशन की केंद्रीय भूमिका थी, लेकिन कुछ जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइसेंसिंग वगैरह हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ, इकोनॉमिक डिसीजन डिसेंट्रलाइजेशन होने लगे, इससे क्या हुआ, हमारा जो प्लानिंग कमीशन का कमांडिंग रोल था वो क्या हुआ, वीक हो गया। एंड लाइसेंसिंग परमिट कोटा system, declining of the licensing permit quota. India's early planning model relied on extensive government regulations. With liberalizations, industrial licensing was reduced. मतलब कि जब हमारा लिबरलाइजेशन हुआ तो हमारा जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या हुआ, कम हो गया, प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज हो गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिकेम डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। एज अ रिजल्ट द प्लानिंग कमीशन रोल एज द सेंट्रल एलोकेटर ऑफ रिसोर्स बिकम लेस सिग्निफिकेंट। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिमिटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स। Limitation of 5 year plans means the 5 year plan framework was suitable for a relative stable economy but became less effective in a rapidly changing global environments. Problems plan were often rigid and flexible. Global economic changes required quick policy responses and long-term targets sometimes became outdated before the plan period ended. तो क्या था जो कि लिमिटेशन थे कुछ 5 ईयर प्लान के, सो क्रिटिसिज्म प्लानिंग became increasingly डिसकनेक्टेड फ्रॉम रियल टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ तो ये सब क्या रहे, कुछ डिक्लाइनिंग फेज के कारण थे कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन धीरे धीरे क्या था, जो कमांडिंग रोल से उसका क्या हुआ, डिक्लाइनेशन हुआ। तो ये तो रहा ऑल एंड अबाउट प्लानिंग कमीशन के बारे में रहा। अब नेक्स्ट हम जो हमारा टॉपिक आएगा नीति आयोग एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड सब कुछ देखा, और इससे रिलेटेड अगर आप लोग के कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में करके पूछिएगा, और इसके बीच कुछ भी अगर हमें कंटेंट मिलते रहेंगे इस प्लानिंग कमीशन के रिगार्डिंग तो मैं बीच बीच में शॉर्ट्स वगैरह में डालता रहूँगा। आप लोग हमारे जो वीडियो लेक्चर के शॉर्ट्स आते हैं चैनल के उसको भी देखते रहिए, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs PYQs वगैरह मैं डालता रहता हूँ, तो आप लोग के लिए बहुत ही मतलब कि बोल सकते हैं यूजफुल होगा। आप लोग शॉर्ट्स वगैरह भी देखते रहिए। अगर हमारे पेज पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज में बने रहिए। थैंक यू।